नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन लिया है और इस 30 क्वेश्चन को फटाफट अंदाज में आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो भाई साहब याद कर लीजिए, कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या को बताया है कितना, 20, है ना। और ऐसा माना जाता है कि कामता प्रसाद जी ने इन विराम चिन्हों को इंग्लिश से लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है और इस दूसरे क्वेश्चन में कहा है, ये सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। भैया 3 सा होते हैं। एक होता है जिसे आप खष्टी सा कहते हो, एक होता है आपका जो बड़ा सा होता है, और एक होता है छोटा सा। और ये वाला सा आपका मूर्धा से उच्चारित होता है ना, ये मूर्धा से। और ये जो होता है छोटा सा, सॉरी बड़ा सा, ये आपका तालु से उच्चारित होता है। और छोटा सा जो होता है ये आपका दंत से उच्चारित होता है। तो आपका इसमें बड़ा सा कहा है, तो बड़ा सा का आप जान गए हो कि तालु से उच्चारित होगा, तो ये तालव्य होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है और इस तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा है कारतूस किस भाषा का शब्द है। भैया ये जो कारतूस है ना, कारतूस ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए इसको, रट लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। और इस चौथे क्वेश्चन में कहा गया है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। भैया दो भाषा का मेल कर दिया जाए, जैसे हम आपसे कहें रेलगाड़ी, तो रेल आपका अंग्रेजी है और गाड़ी आपका क्या है, हिंदी शब्द है। तो दोनों यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण है, तो ये आपका कहलाएगा दो भाषाओं का मिला जुला शब्द है। दो भाषाओं के मेल से बना एक नया शब्द है और ये कहलाता है आपका संकर शब्द। सॉरी, संकर में छोटा सा रहेगा, संकर शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो भैया यहाँ पर निश्चयवाचक, आप इसको जान लीजिए, निश्चयवाचक का मतलब ये दूरी का बोध कराता है। बहुत शार्ट फॉर्म में बताऊं तो दूरी का बोध कराता है। और जो दूरी का बोध कराता है वह कौन होता है। जैसे मैं कहूँ यह मेरा घर है, इसका मतलब यह मेरा घर, मैंने कहा तो घर करीब में है। मैं कहूँ वह मेरा घर है, इसका मतलब घर मुझसे कुछ दूरी पर है ना। मैं कहूँ यह मेरा पेन है, मतलब पेन मेरे पास है, कहीं इर्द गिर्द में है। और कहूँ वह मेरी पेन है, इसका मतलब पेन आपका क्या है, आपसे कुछ दूरी पर है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम दूरी का बोध कराता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका यह होता है और क्या होता है, वह होता है। तो यह और वह दोनों में से आपका डी वाले में दिया गया है यह, तो यही वाला आपका डी वाला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना छठवां क्वेश्चन है, फटाफट अंदाज में हम आज आपको करा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छठवें क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। भैया रूढ़ शब्द जो होता है ना, वो टूटता नहीं है, उसको तोड़ोगे आप तो टूटेगा नहीं, वह टूटेगा नहीं। भैया शब्द को आप तोड़ते हो, दो शब्दों में वह टूटता है और दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है, तो वह क्या होता है, रूढ़ शब्द नहीं होता है ना। तो वह आपका रूढ़ शब्द नहीं होगा। आप देखिए पंकज को अगर तोड़ते हैं तो पंक और जा, है ना। पंक माने कीचड़ होता है, जा मतलब क्या होता है, जन्म लेना। तो कीचड़ में जो जन्म लेता है उसको कहते हैं पंकज, अर्थात ये पंकज कमल का पर्यायवाची हो गया। विद्यालय, विद्या धन आलय होता है और आप तो जानते हो विद्या मतलब ज्ञान का, है ना, और आलय मतलब क्या होता है, घर। तो विद्या का घर हो जाएगा ये। तो ये तो पंकज भी टूट गया, है ना, विद्यालय भी टूट गया। अब जलज को देख लेते हैं, जल धन ज, है ना, जल धन ज, जल में जो उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं जलज। और जल में कमल भी उत्पन्न होता है, इसलिए ये जलज भी क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन आप कमल को जरा तोड़ो तो नहीं टूटेगा, है ना। कम धन ला, ये आपका कोई टूटा नहीं है दोस्तों, है ना। कमल टूटेगा ही नहीं, और जब कमल नहीं टूटेगा तो कमल ही क्या है, तुम्हारा रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना 7वां क्वेश्चन है और इस 7वें क्वेश्चन में कहा गया है
कहा गया है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। देखिए वाच्य तो आपका 3 प्रकार का होता है, एक होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, भाववाच्य में जो क्रिया होती है ना कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार चलती है, दोनों में से किसी के अनुसार नहीं चलती है। तो देखिए इसमें राम है क्या, कर्ता। अगर राम पुल्लिंग है तो यहाँ पर खाता ये क्या है, पुल्लिंग है। राम आम खाता है तो राम आम खाता है। अब देखो यहीं पर मैं कर देता हूँ सीता, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते सीता आम खाता है, सीता आम खाती है ना। तो राम आम खाता है यानी राम के अनुसार क्रिया लगी, राम पुल्लिंग था, क्रिया भी पुल्लिंग है। राम की जगह पर हम सीता कर लें, अर्थात जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग में कर लें तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो जाएगी। अर्थात ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चल रही है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार दोस्तों चलेगी तो वह आपका कर्तवाच्य होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन ए आपका क्या है, सही जवाब है। तो कर्तवाच्य इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए 8वां क्वेश्चन, और इस 8वें क्वेश्चन में कहा गया है शब्द भाषा की कौन सी इकाई है। भैया जो शब्द होता है ना ये भाषा की कौन सी इकाई है। स्वतंत्र इकाई होती है, सार्थक इकाई होती है, स्वतंत्र एवं सार्थक दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों भाषा जो होती है ना, जो शब्द होता है ये भाषा की स्वतंत्र भी इकाई भी होती है और सार्थक इकाई भी होती है। तीसरा हो जाएगा स्वतंत्र एवं सार्थक दोनों, तो ये भी आपका सही है। अर्थात ये तीनों सही है, लेकिन तीनों में ये वाला ऑप्शन आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन अपने आप में इन दोनों ऊपर के दोनों ऑप्शनों की व्याख्या कर दे रहा है। इसलिए इन तीनों में सब आपका सही कौन होगा, आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि ये सी अपने आप में ऑप्शन ए और ऑप्शन दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों को समाहित किए हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, और इस 9वें क्वेश्चन में कहा गया है, 9वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 9वें क्वेश्चन में कहा गया है गीत फरोश के रचनाकार कौन है। भैया गीत फरोश जो रचना है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना सन्नाटा भी है ना। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना सन्नाटा भी है, बुनी हुई रस्सी भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो आपका गीत फरोश किसकी रचना हो जाएगी, भवानी प्रसाद मिश्र की, अर्थात ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सो है क्या है, सो क्या है। देखिए प्रश्नवाचक है भैया, सो कहने से प्रश्न का बोध नहीं हो रहा है तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। निश्चयवाचक है, अभी हमने बताया निश्चयवाचक जो होता है वो दूरी का बोध कराता है, जैसे यह वह, है ना। और संबंधवाचक है भैया, ये संबंधवाचक ही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डी भी नहीं होगा, आपका सी संबंधवाचक। अब जैसे हम कहेंगे जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे है ना भरोगे, तो यहाँ पर जो करोगे और भरोगे के को जोड़ रहा है कौन, सो। जो करोगे सो भरोगे, तो सो क्या कर रहा है, संबंध को दर्शा रहा है कि ये करोगे तो वो पाओगे, है ना। तो यहाँ पर सो क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक हो जाएगा। अब देखिए जो भी क्या होता है संबंधवाचक होता है, सो भी क्या होता है संबंधवाचक होता है। इन दोनों को याद रखना, दोनों ही संबंधवाचक होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने 11वें क्वेश्चन पर, और ये अपना 11वां क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। भैया वाक्य में जो शब्द का प्रयोग कर लिया गया ना वो क्या कहलाता है, शब्द रूप कहलाएगा, स्वर कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, है ना, ध्वनि रूप कहलाएगा, क्या कहलाएगा। आप देखो दोस्तों, आप अगर संस्कृत में देखो तो संस्कृत का जो एक वाक्य होता है उसमें जो भी शब्द होते हैं वह शब्द रूप के अनुसार, है ना, शब्द रूप के अनुसार रखे जाते हैं। तो याद रखना वाक्य में अगर कोई शब्द है तो वह क्या होता है, शब्द रूप के रूप में होता है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना 12वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो भैया पुल्लिंग शब्द को ढूंढना है ना। तो देखिए घास है ना, आय है, व्यय है, नहर है। तो पुल्लिंग कैसे ढूंढेंगे, तो इसके घास के साथ क्रिया लगा लो या फिर इसका विशेषण लगा लो, है ना। हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे अच्छी घास कि अच्छा घास कहेंगे, है ना, कहेंगे अच्छी घास, यानी ये स्त्रीलिंग है ना। अब आय, आय की जाती है ना, आय की जाती है, तो यहाँ पर भी आय की जाती है, ये की बता रहा है क्या, स्त्रीलिंग है ना। और यहाँ पर व्यय, व्यय की जाती है नहीं, किया जाता है, व्यय
किया जाता है, किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है, ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा पुल्लिंग। नहर अच्छी है ना, नहर अच्छी है, नहर अच्छा है नहीं, नहर अच्छी है, ये सही होता है। नहर भी क्या होगा आपका स्त्रीलिंग होगा, तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द कह रहा था, पुल्लिंग कौन सा है, तो ये जो व्यय शब्द है ना, ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है, याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से, वाक्य में यहाँ पर जो से दिया गया है ना, यहाँ जो से दिया गया है का कारक है, किसका कारक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ मैं काम से जा रहा हूँ, भैया हमारा घर यहाँ है, हम काम यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ काम कर रहे हैं, इस काम से क्या कर रहा है, ये घर जा रहा है, अर्थात काम से ये अलग हो रहा है। और जब अलग हो रहा है तो अलगाव की दिशा में क्या होता है, आप तो जानते हो कर्ता ने कर्म को किसको, करण से, साथ द्वारा, तो करण का भी चिन्ह होता है से, लेकिन इसका अर्थ होता है साथ। जैसे हम कहें गाड़ी से दिल्ली जाएंगे, तो गाड़ी से दिल्ली जाएंगे अर्थात गाड़ी और आप दोनों साथ साथ रहेंगे, तो वहां पर करण होगा। लेकिन यहाँ पर अलगाव वाली बात है, काम यहाँ हो रहा है, घर जा रहा है, तो कह रहा है मैं काम से जा रहा हूँ, अलगाव हो रहा है, तो अलगाव की दिशा में कर्ता ने कर्म को किसको, करण से साथ द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में, अपादान का कारक चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, तो ये आपका अपादान आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना 14वां क्वेश्चन है और इसमें कहा है पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो भैया यहाँ पर जो पुस्तक है ना, जो पुस्तक है ये आपका संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से हमें विशेषण बनाना है, क्योंकि संज्ञा से विशेषण बनता है। तो पुस्तक से जो विशेषण बनेगा वो पुस्तकीय बनेगा। क्या बनेगा, पुस्तकीय बनेगा। ये पुस्तकालय भी आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा ही हो जाएगा, है ना। और पुस्तकें ये भी आपका संज्ञा ही है, पुस्तकों ये भी आपका संज्ञा ही है। तो ये जो पुस्तकीय है ये आपका क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। तो पुस्तक से बनने वाला विशेषण कौन सा है, पुस्तकीय है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना 15वां क्वेश्चन और इस 15वें क्वेश्चन में कहा गया है भवानी शब्द से पुल्लिंग, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। तो भैया भवानी जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, इसको पुल्लिंग में बदलेंगे तो कौन सा होगा, तो भवानी का पुल्लिंग जो शब्द होता है वो होता है भव। भवानी का क्या होता है, भव होता है, भवानी का भव होता है। आप 4 बार उच्चारण कर लो और ध्यान देना, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, भव होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना 16वां क्वेश्चन है और इस 16वें क्वेश्चन में कहा गया है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो भैया इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो इसका होगा संधि विच्छेद उत धन ज्वल, है ना, उत धन ज्वल होगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये जा है ना, तो अपने आगे वाले आधे वर्ण को भी क्या बना देगा, जा ही बनाएगा। तीसरा वर्ण आया है तो ये हो जाएगा, ये जो आधा ता है आधा जा बन जाएगा और ये वाला आधा जा और वह और ल उज्ज्वल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ता पर हलंत है, अर्थात ये ता में से स्वर गायब है और ता में से जब स्वर गायब है तो ये व्यंजन है। और जब पहले व्यंजन आए उसके बाद चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए कुछ भी आए, लेकिन प्लस के आगे पहले व्यंजन है तो वह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए 17वां सवाल है, इसमें कहा गया है द्विज, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में कौन नहीं है। तो भैया द्विज किसे कहते हैं, द्विज उसे कहते हैं जिसका जन्म 2 बार होता है ना, जिसका जन्म 2 बार होता है उसे हम कहते हैं क्या, द्विज। अब देखिए दांत को देख लीजिए, दांत का जन्म 2 बार होता है, एक बार दूध का दांत आता है, दूसरी बार परमानेंट दांत आता है, तो द्विज ये भी है ना। पक्षी भी द्विज होता है, ये भी इसका भी जन्म 2 बार होता है, एक बार अंडे के रूप में वह आता है, फिर अंडे से बाहर आता है, तो 2 बार हुआ ना। तो पक्षी भी द्विज होता है ना। ब्राह्मण भी द्विज कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ब्राह्मण एक बार माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसके बाद अपने जीवन में एक बार जनेऊ वह धारण करता है। तो जब जनेऊ धारण करता है तो वहां से उसके एक नए जन्म की शुरुआत मानी जाती है ना। तो उसको भी आपका द्विज माना जाता है। लेकिन विदेह आपका द्विज शब्द नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कहा है अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, अब्ज का अनेकार्थी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आब मीन्स होता है पानी,
आब मीन्स होता है पानी, और जब इसमें जा जोड़ देते हैं ना, आब मीन्स होता है पानी और जा जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है अब्ज। सॉरी दोस्तों, है ना, ये क्या बन जाता है, अब्ज बन जाता है। यहाँ पर आब रहता है ना, आब रहता है शायद, और ये बन जाता है अब्ज। और जा मतलब होता है जन्म लेना, यानी पानी में जन्म लेना। पानी में कौन जन्म लेता है भैया, पानी में आप जानते हो पानी में ही कमल खिलता है, कीचड़ में, है ना। चंद्रमा को भी देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। चंद्रमा भी क्या होता है, पानी की तरह शीतल होता है, इसलिए चंद्रमा को भी क्या कहेंगे, अब्ज कहेंगे। शंख भी पानी में ही जन्म लेता है, इसलिए शंख को भी अब्ज कहेंगे। लेकिन वर्षा आपका अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है उन्मूलन का विलोम क्या है। भैया उन्मूलन का विलोम यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ सहित उखाड़ना, है ना। और जब जड़ सहित कोई उखाड़ा जाता है तो उसका विलोम वही होगा, जड़ सहित लगाना, यानी रोपण करना। आप इस समय जान रहे होंगे कि आपके यहाँ धान की खेती की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर जो जरई होती है, हमारे यहाँ तो जरई कहा जाता है, जरई को जड़ सहित उखाड़ते हैं तो उसको कहेंगे उन्मूलन, है ना। उसी जरई को क्या करते हैं, जड़ सहित जा करके लगा देते हैं तो उसको कहेंगे क्या, रोपण। तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, रोपण होगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना 20वां क्वेश्चन है, और इस 20वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भैया चांदनी आप जानते हो ना, चांदनी किसे कहते हैं, तो चंद्रमा जी अलग चीज है। चंद्रमा जी का जो बहुत अच्छा मनमोहक प्रकाश होता है ना, उसी को कहा जाता है चांदनी। चंद्रमा जी का जो मनमोहक प्रकाश होता है उसी को क्या कहा जाता है, चांदनी कहा जाता है। तो देखिए ये तो मयंक, इसका मतलब चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का प्रकाश नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब चंद्रमा हो गया। ज्योत्सना मतलब चंद्रमा जी का प्रकाश। कौमुदी माने भी क्या होगा, चंद्रमा जी का प्रकाश। चंद्रा तप माने भी क्या होगा, चंद्रमा जी का प्रकाश। तो ये तीनों ही चंद्रमा जी का प्रकाश है, अर्थात चांदनी है। और ये चंद्रमा जी का प्रकाश नहीं है, खुद चंद्रमा है। अतः इसका चांदनी का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो मयंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मयंक चंद्रमा को कहते हैं, है ना। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना 21वां क्वेश्चन है, और इस 21वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तो भैया यहाँ पर मैं आपको पहला पद किसका प्रधान होता है ये भी बताऊंगा। पहला पद, दूसरा पद, है ना, दूसरा पद किसका प्रधान होता है, और किसका दोनों पद प्रधान होता है, और किसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो पहला जो पद होता है वो भैया अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है ना दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा मैं, यहाँ पर जगह कम मिल जाती है ना, कम पड़ जाती है लिखने के लिए। देखिए अव्ययी भाव समास का इसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है ना। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और ये बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी नहीं प्रधान होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, आप समझ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर कहा है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो याद रखना दूसरा पद तत्पुरुष समास का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। भैया समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, ये तीनों बताएंगे। तो देखिए ये कर्मा नल, ये कोई नल नहीं होता है, कोई आग नहीं होती है। दावा नल, जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है। और जठरा नल, जठरा नल यानी जठराग्नि आप जानते हैं पेट में होता है, यानी पेट में लगने वाली आग को कहा जाता है, यानी पेट में लगने वाली आग को यानी भूख को कहा जाता है जठरानल, है ना। और बर्मानल ये आपका होता है समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो हमसे पूछा है समुद्र वाला, और समुद्र वाला क्या है, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 23वां क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है दोस्तों। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इसमें कहा गया है सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग, देखिए सूर्य आपका पुल्लिंग शब्द होता है, और सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द होता है सूर्या। सूर्या
क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रखना सूर्य, सूर्या, सूर्य होता है पुल्लिंग, सूर्या होता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा अपना 24वां क्वेश्चन, और इसमें कहा है गाल बजाना का अर्थ क्या होगा। भैया गाल बजाना का अर्थ क्या होगा, आपके गांव गिराव में, आपके पड़ोस में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे गाल बजाना जिसको आप कह सकते हो, है ना। गाल बजाना का अर्थ पिटाई करना होता है क्या, तो नहीं होता है। नखरे दिखाना होता है क्या, नहीं होता है। डींग हाँकना, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्रोध करना भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन, और इसमें कहा है व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है, तो याद रखना अभी मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था और उसमें कहा था कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, है ना, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान करिए कितनी है, 20 है, 20 है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 33। और आप जानते हो स्वर जो व्यंजनों की संख्या होती है वह भी कितनी होती है, 33। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, वो तो वो होती है आपकी 52। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए कह रहा है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। भैया रस छंद अलंकार इन सब में काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो याद रखना काव्य की आत्मा किसे कहेंगे, तो काव्य की आत्मा जो होता है वो रस को कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। अलंकार को क्या कहते हैं, काव्य का आभूषण कहते हैं। अलंकार को क्या कहते हैं, काव्य का आभूषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, काव्य की आत्मा रस होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 27वां क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो भैया तार सप्तक के संपादक कौन है, इसे जानना है तो याद रखना, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो दोस्तों याद रखना अज्ञेय जी, अज्ञेय जी क्या थे, तार सप्तक के संपादक थे। तो इस चीज को याद रखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। और ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से किंतु उसको लाभ से वंचित किंतु वह लाभ से वंचित रहता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, टाइप मिस्टेकिंग हुई है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, नहीं टाइप मिस्टेक नहीं है ना, मैं मिस्टेक था। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर किंतु ये जो शब्द है इसी से इसे और इसे इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, और जब दो वाक्य जुड़े रहते हैं तो वह आपका क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। और इसमें पहला वाक्य जो होता है वो सरल वाक्य होता है। पहला वाक्य सरल है और किंतु के द्वारा दूसरे वाक्य को जोड़ा गया है तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। केवल इतने की बात करता, मजदूर मेहनत करता है इतने की बात करता तो वो होता साधारण वाक्य, है ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, पूरा देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर कहा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना विशेषण में कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। विशेषण 4 शब्द हैं तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। अब यहीं पर मैं बता दूं 5 प्रकार का क्या होता है, तो 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है ना। क्या होती है, 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। 6 प्रकार का क्या होता है, 6 प्रकार का आपका सर्वनाम होता है ना। तो तीनों को याद रखना, विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का होता है संज्ञा, 6 प्रकार का होता है क्या, सर्वनाम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना 30वां क्वेश्चन और यही अंतिम क्वेश्चन है, और बड़े ही ध्यान से इसको लगाइएगा। इसमें कहा गया है तन मन धन में कौन सा समास है। तो भैया तन मन धन, अगर आप इसको अच्छे से कहोगे तो कहोगे तन मन और धन, तन मन और धन। और जब आपका दो संज्ञा और द्वारा जुड़े हों, जैसे हम कहें राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण कहते हैं, है ना, लक्ष्मण इधर लिखा जाएगा, राम लक्ष्मण कहते हैं, इसका मतलब होता है राम और लक्ष्मण। जहां पर बीच में और आ जाता है, दो संज्ञाओं के बीच में और आ जाता है, वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर द्वंद्व आपका गलत लिखा गया है ना, द्वंद्व अब हुआ सही आपका, तो द्वंद्व समास इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतने ही, जय हिंद।